हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 18 नवंबर 2021 के, जिसमें से दो बेस्ट इमेजेस आप यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर लें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन को बाय करने के लिए। ये करंट अफेयर किस तरह से कवर होगा? आपको मिलेगा डेली सेक्शन। डेली में 3 तरह के सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये क्विज जो है वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो डेली बेसिस पे। वीकली सेक्शन होगा, वीकली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। लेकिन ये क्विज जो है वो वीकली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही मंथली सेक्शन होगा, मंथली में 4 पीडीएफ्स होंगी, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ जिसमें आपको 2 लाइन में 3 लाइन में करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में इसको रिवाइज कर सको अपने एग्जाम से पहले। इसी तरह से आपको हम आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं। मतलब अगर आप पर्टिकुलर एक टॉपिक से 2 टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो एक ही पीडीएफ से कवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शन देंगे जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपको डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज मिलेगा। लेकिन ये क्विज जो है वो आप हर महीने हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, वो एक ही पीडीएफ से कवर करने के लिए एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी मिलेगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो यहाँ से बन सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको स्टेट करंट अफेयर भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को हम कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी। सिर्फ आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, करियर्स क्लाउड को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, दोनों सब्सक्रिप्शन में आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 18 नवंबर 2021 का। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा। और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर ले। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कौन से विलेज को सिलेक्ट किया गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज की श्रेणी में, और किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ट टूरिज्म विलेज चुनती है, जिसका मेन मकसद यही होता है कि हम रूरल डेवलपमेंट कर सके टूरिज्म के माध्यम से। तो ये विलेज जो है वो इंडिया का चुना गया है और वो तेलंगाना का है। तो याद रखना है कौन सी स्टेट का है? तेलंगाना का है। तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है हमारे पास? यदाद्री डिस्ट्रिक्ट। यदाद्री डिस्ट्रिक्ट, तो वहां से ये बिलोंग करता है। और नाम क्या है गांव का? पोचमपल्ली विलेज। तो याद रखना है आंसर क्या होगा? सी होगा। और ये अवार्ड अभी अनाउंस किया गया है, दिया जाएगा अभी 24 जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जनरल असेंबली सेशन होगा। कहां पे? मैड्रिड के अंदर। मैड्रिड कहां पे दोस्तों? स्पेन के अंदर है। तो वहां पे ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। 30 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक ये सेशन होना है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। तो वहां पे ये दिया जाएगा। और ये मैड्रिड में क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? मैड्रिड के अंदर है। इसलिए आप इसको याद रखोगे, पोचमपल्ली गांव। और ये बहुत फेमस गांव है पोचमपल्ली तेलंगाना का। और ये 50 किलोमीटर ही दूर है सिर्फ हैदराबाद से। तो मतलब इसलिए लिखा था कि आपको याद रहे कि हैदराबाद के पास ही है। और हैंडलूम के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है इसको। वहां पे बनती है इक्कत साड़ीज या इकात साड़ीज, वैसे इक्कत बोला जाता है इसको, इक्कत साड़ीज जो औरतें पहनती हैं किसी खास ओकेजन पे। और इसको सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और आपको एक बात और बता दूं कि इक्कत साड़ी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल चुका है 2004 में, पोचमपल्ली गांव को ही। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे ये बनाते हैं इसको, और प्रोटेक्ट हो सकें जो ये लोग इंडिजिनियसली इसको बना रहे हैं, उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ सके, इसलिए जो है वो इनको ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। इस बार इंडिया की तरफ से 3 गांव जो है वो सिलेक्ट किए गए थे। एक तो कोंग थोंग विलेज जो कि आपको मेघालय के अंदर मिलेगा, एक लतपुरा खास जो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। लेकिन इन तीनों में से एक पोचमपल्ली था, इन तीनों में से पोचमपल्ली को जो है वो सिलेक्ट किया गया है। और जो पोचमपल्ली है इसको भूदान पोचमपल्ली भी कहा जाता है। भूदान पोचमपल्ली, भू मतलब जो भूमि है हमारी, दान मतलब डोनेशन या धन भी कह सकते हो। पोचमपल्ली जो है मतलब ये भूदान पोचमपल्ली इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से भूदान मूवमेंट की शुरुआत आप कह सकते हो हुई थी,
और आचार्य विनोबा भावे ने की थी 1951 में, तो इसलिए इसको भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे भी भूदान मूवमेंट हुई थी, तो इसलिए जो है वो इसको आचार्य विनोबा भावे के नाम से भी जाना जाता है इस गांव को, तो याद रखना है। और साथ में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखें, हेडक्वार्टर में बता चुका हूं, मैड्रिड स्पेन के अंदर। और इसका मेन मकसद यही है कि टूरिज्म को प्रमोट करना है, स्पेशली कोविड-19 के बाद लक्ष्य बढ़ चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर जो इफेक्ट हुआ है वो टूरिज्म सेक्टर इफेक्ट हुआ है। आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, हु हैज रिसीव्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है किस ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाई है उन्होंने, उमलिंगला पास के थ्रू होते हुए जाती है। तो उमलिंगला पास की आपको हाइट पता है 19,300 फीट है, 19,300 फीट, जो कि पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पास है दोस्तों, उमलिंगला पास, याद रख सकते हो आप। और यहाँ पे एक मोटरेबल रोड है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड वर्ल्ड की, जो कि 52 किलोमीटर की एक रोड है। और आप कह सकते हो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने इस रोड को बनाया है उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो है वो अवार्ड दिया गया। और ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है, BRO जो है वो उसका नाम है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कह सकते हो 52 किलोमीटर की ये रोड है जो कि चिसुमले से डेमचौक तक जाती है। और ये प्रोजेक्ट हिमांक के थ्रू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाया गया है। और उमलिंगला पास हम पहले भी बात कर चुके हैं, वैसे इसकी हाइट जो है वो 5882 मीटर है और 19,300 फीट है, तो आप ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो बोलीविया के पास था, बोलीविया में एक रोड थी, वहां पे जो है वो ये रिकॉर्ड बना था और उसकी हाइट थी 18,953 फीट, तो ये है 19,300 फीट। तो मतलब आप कह सकते हो ये अपने आप में पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड हो गया। और BRO के बारे में याद रखोगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 1960 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसका गठन किया गया था। इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो राजीव चौधरी हैं। कौन है? राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं। अगला आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी स्टेट ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जो है वो स्टार्ट की है। तो देखो नाम क्या है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो बढ़ सके और साथ ही साथ जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस कर सकें, क्योंकि सबको नौकरियां मिलेंगी तो नौकरी देगा कौन, है ना। तो नौकरी देने वाले बनना है हमने, नौकरी करने वाले नहीं बनना। तो इसी लक्ष्य के थ्रू जो है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना स्टार्ट की गई। तो आप देख सकते हो किसने स्टार्ट की है, मध्य प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया है, शिवराज चौहान का आप यहाँ पे चेहरा देख सकते हैं। तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो इसमें होगा क्या, इसमें जो एजुकेटेड यूथ है उसको आप कह सकते हो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मोटिवेट किया जाएगा, ताकि वो कोई इंडस्ट्री लगा सके, ताकि वो कोई सर्विस सेक्टर में काम कर सके, बिजनेस खोल सके, और उसको लोन जो है वो सरकार देगी और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा। ये तो निश्चित है कि अगर सरकार देगी तो उसमें इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा। इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि एक तो 12वीं क्लास जो है वो पास होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और एज जो है वो 18 से लेकर 40 के बीच में हो सकती है। दो एलिजिबिलिटी होगी यहाँ पे। लोन क्या मिलेगा, 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा अगर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जहां पे कुछ बन रहा है वो यूनिट लगाना चाहते हैं, और 1 लाख से 25 लाख तक मिलेगा अगर वो कोई सर्विस सेक्टर लगाना चाहते हैं या रिटेल बिजनेस करना चाहते हैं, तो 1 लाख से 25 लाख रुपए उनको मिल सकता है। और इसमें सरकार जो है वो इंटरेस्ट रेट लो रखेगी, क्योंकि 3% सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी, मतलब 3% सरकार की तरफ से पे किया जाएगा। और इसमें खास बात क्या है कि इस लोन की जो रीपेमेंट करनी है वो 7 साल के अंदर आप कर सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम पीरियड आपको 7 साल का मिलेगा स्टेट की तरफ से। और इसमें आपने कुछ गिरवी भी नहीं रखना, आपको स्टेट पैसा दे रहा है ताकि आप बिजनेस करो, बिजनेस करोगे तो ज्यादा से ज्यादा यूथ जो है उनको एम्प्लॉयबिलिटी मिलेगी, तो एक तरह से स्टेट को इसका क्या होगा, फायदा होगा। और मध्य प्रदेश के बारे में जरूर 2-3 बातें याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो मगन भाई पटेल हैं, और इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मैं बात कर चुका हूँ, शिवराज चौहान हैं। और यहीं पे आपने याद रखना है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया में हर लेक्चर में बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। सबसे ज़्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में, अभी एक स्टेट PSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने हैं, एग्जैक्ट नंबर 526, 524 कर्नाटका में दूसरे नंबर पे है। यहीं पे आपको मिलेगा सतपुरा टाइगर रिजर्व, याद रख सकते हो। यहीं पे आपको मिलेगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। यहीं पे आपको मिलेगा कान्हा टाइगर रिजर्व, यहीं पे मिल जाएगा। शिवपुरी नेशनल पार्क यहीं पे मिलेगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, और भी बहुत है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइफेड आदि महोत्सव। देखो दो चीजें हैं इस क्वेश्चन में,
एक तो ये ट्राइफेड आदि महोत्सव क्या होता है, एक ये ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया इसको प्रमोट करने के लिए। सबसे पहले ट्राइफेड आदि महोत्सव के बारे में देखते हैं। तो ट्राइफेड का मतलब आपको पता है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये आदि महोत्सव जो है वो हर साल मनाते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और साथ में ट्राइफेड का एक इनिशिएटिव है कि हम जो हैं वो एक आदि महोत्सव मनाया करेंगे, जिसमें आप कह सकते हो कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी प्रतियोगिताएं होंगी, उसमें उनमें जो है वो उनका जो योगदान होगा उसके बारे में दर्शाया जाएगा। और ये एक तरह का ट्राइबल फेस्टिवल के तौर से, एक त्योहार के तौर पे मनाया जाता है और इसको 2017 में स्टार्ट किया गया था और हर साल होता है। कहाँ पे होता है? दिल्ली हाट में होता है। दिल्ली हाट, दिल्ली हाट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और वहां पे इसको मनाया जाता है। और आदि महोत्सव किसकी याद में मनाया जाता है? एक ही जो है वो बंदा है जो बहुत ज्यादा फेमस है ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर, बिरसा मुंडा जी। तो भगवान बिरसा मुंडा की याद में जो है वो इसको मनाया जाता है। तो भगवान बिरसा मुंडा के बारे में याद रखोगे कि 15 नवंबर को हर साल हम एक दिवस मनाया करेंगे, जनजातीय गौरव दिवस, या आप कह सकते हो ट्राइबल प्राइड डे। तो वो मनाया करेंगे। इसी साल से जो है पहली बार मनाया गया, वो भगवान बिरसा मुंडा की जो जन्म तिथि है और उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम इसको मनाया करेंगे। अब आते हैं ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर। बहुत ही फेमस बॉक्सर MC मैरी कॉम जो है वो इसकी क्या बनाई गई है? ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। तो आप देख सकते हो MC मैरी कॉम जो कि ओलंपिक्स विनर हैं, तो इनको डिक्लेयर किया गया ब्रांड एम्बेसडर ट्राइफेड आदि महोत्सव का। तो यहाँ पे दोनों चीजें कवर हो जाती हैं। और MC मैरी कॉम के बारे में एक दो बातें बता देता हूँ कि ये ऐसी पहली इंडियन वुमेन बॉक्सर हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है दोस्तों। कौन सी गेम में? एशियन ओलंपिक्स में। एशियन गेम्स कह सकते हैं आप, एशियन ओलंपिक्स तो नहीं आएगा, एशियन गेम्स आएगा। तो एशियन गेम्स जो 2014 में हुई साउथ कोरिया के अंदर, तो उसके अंदर इन्होंने गोल्ड जीता था। ऐसी पहली वुमेन बॉक्सर है जिन्होंने ये जीता। और इवन कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये याद रख सकते हो। इवन गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, क्योंकि मणिपुर से बिलोंग करती हैं, इनको एक टाइटल दिया है मिथोई लीमा। याद रख सकते हो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मिथोई लीमा। शायद स्पेलिंग सही है, एक बार फिर भी आप देख लियो, लेकिन एक नाम आपने याद रख लेना, मिथोई लीमा के नाम से इनको जाना गया। इनको तीनों पद्म अवार्ड मिल चुके हैं। देखो कितनी खास बात है, पद्म श्री मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है। सबसे पहले पद्म श्री 2006 में मिला, फिर पद्म भूषण मिलेगा 2013 में, अभी रिसेंटली 2020 में इनको पद्म विभूषण भी मिल गया। तो याद रखनी है ये चीजें MC मैरी कॉम के बारे में, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। एक ज्वाइंट एयरलिफ्ट एक्सरसाइज है, उसका नाम बताना है, जो इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में है। देखो नेवी का इसमें कोई योगदान नहीं है क्योंकि एयरलिफ्ट एक्सरसाइज है। तो एयरलिफ्ट का मतलब होता है कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ गई, जैसे फ्लड्स आ गए, तो उस टाइम पे ये दोनों मिलके कैसे काम करेंगे, तो वो एक्सरसाइज की जाती है। तो एयरफोर्स और एयर आर्मी के बीच में एक एयरलिफ्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है ऑपरेशन हरकुलस। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो इस तरह की एक्सरसाइज जो हैं वो खास करके नदर्न सेक्टर में की जाती हैं, नॉर्थ इंडिया में खास करके की जाती हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में की जाती है, ताकि लोगों को सप्लाई किस तरह से पहुंचाई जाए अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। और देखा जाता है कि लाइक फ्लड्स आ गए हैं, कोई भूकंप आ गया है या कोई और तरह की प्रॉब्लम आ गया, तो उसमें इस विपदा में हम किस तरह से उनको राशन पहुंचाएंगे और फैसिलिटीज पहुंचाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाएंगे, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। तो ऑपरेशन हरकुलिस। लेकिन एक आपने ऑपरेशन और याद रखना है जिसको कहते हैं कोंकण शक्ति एक्सरसाइज है दोस्तों। ये कोंकण शक्ति, एक है ओनली शक्ति, वो फ्रांस के साथ होती है, एक है कोंकण शक्ति। इसमें इंडिया की तीनों, आर्मी भी, इसमें एयरफोर्स भी, इसमें नेवी भी, तीनों पार्टिसिपेट करती हैं, इंडिया की और यूनाइटेड किंगडम की। ये याद रखोगे। कोंकण शक्ति भी हो गया, शक्ति भी हो गया और एयरलिफ्ट एक्सरसाइज। देखो 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आप कवर कर सकते हो। और नए चीफ ऑफ एयर मार्शल कौन है? अभी अपॉइंट किए गए हैं, तो VR चौधरी। VR चौधरी, RKS भदौरिया जी रिटायर हो गए, तो VR चौधरी को क्या बनाया गया है? नए एयर मार्शल बने हैं, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2021 ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग? तो एक इंडेक्स है, ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स आप कह सकते हो। इसके अंदर इसको ट्रेस मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ये बिजनेस ब्राइबरी रिस्क को देखता है, ये जनरली बिजनेसेस के अंदर ब्राइबरी को देखता है, रिश्वत को देखता है। और इंडिया का रैंक पिछली रैंक से जो है वो कम हो गया है, 5 नंबर कम हो गया है। पिछली बार 77 था 2020 में, अब जो है वो 82 आ गया है। तो ये आपने याद रखना है, रैंक ही याद कर लें इसमें, और चाहे कुछ मत याद रखें। और एक टॉप कंट्री याद कर लें, और ये याद कर लें स्टेट PSC के लिए कि 5 स्पोर्ट्स जो है वो नीचे आ गया, क्योंकि यूपी PSC में खास करके पूछ लेते हैं कि यार मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो उसमें लिख देगा कि 2020 में ये था, 2021 में ये हो गया। आप अगर पुराना पेपर अभी जो हुआ है वो देखोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ट्रेस इंटरनेशनल ने इसको रिलीज किया है, 2020 में 77th रैंक था, स्कोर मत याद करो। और इंडिया ने बेस्ट परफॉर्म किया है अगर आप देखोगे इन कंट्रीज में से, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, लेकिन भूटान का रैंक जो है इंडिया से अच्छा है। भूटान जो है 62nd नंबर पे है।
लेकिन इंडिया जो है वो 82 नंबर पे है। और आप देख सकते हो टॉप कंट्री डेनमार्क की है। टॉप कंट्री कौन सी है? डेनमार्क। और सबसे लीस्ट कंट्री कौन सी है? नॉर्थ कोरिया। क्योंकि इसमें बहुत सी कंट्रीज रैंक की जाती है। आप देख सकते हो टोटल 194 कंट्रीज को इसमें रैंक किया जाता है, और इसमें वो भी कंट्रीज हैं जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब नॉर्थ कोरिया आप देख सकते हो डिक्टेटरशिप है वहां पे, तो वो भी कंट्रीज को इसमें रैंक किया जाता है जो डिक्टेटरशिप में आ जाती हैं, अपने आप चलती हैं, ऑटोनमस हैं या इंडिपेंडेंट है, सबको रैंक किया जाता है। तो 194। और ये ट्रेस इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की, तो वो इसको बनाती है। तो इंडिया का रैंक 82। टेक अवे पॉइंट्स बता देता हूं कौन कौन से पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इंडिया का 82, 2020 में 77 था, 5 पॉइंट नीचे आ गया। और टॉप कंट्री डेनमार्क है, लीस्ट कंट्री नॉर्थ कोरिया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। कौन सी स्टेट ने द्वारे राशन स्कीम जो है वो लॉन्च की है ताकि राशन जो है वो आपको घर तक पहुंचाया जा सके? तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है ताकि डिलीवरी व्हीकल जो है वो खरीदे जा सके और उस डिलीवरी व्हीकल्स के थ्रू जो है वो राशन आपको घर तक पहुंचाया जा सके। और यह है वेस्ट बंगाल की सरकार जो आपको घर तक राशन पहुंचाएगी, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट 160 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। और द्वारे राशन स्कीम का मेन फायदा जो है वो 10 करोड़ लोगों को होगा। बहुत सारी पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो 10 करोड़ लोगों के अराउंड जो है वो लोगों को बेनिफिट मिलने की आशंका है। द्वारे राशन नाम से पता लग रहा है। और द्वारे राशन स्कीम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट की गई। 1 लाख जो है 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी 21,000 राशन डीलर्स को, ताकि वो इस 1 लाख रुपए से जो है वो डिलीवरी व्हीकल खरीद सकें और घर तक राशन पहुंचा सकें। और इसके लिए सरकार 160 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। और एक मोबाइल एप्लीकेशन ममता बनर्जी जी ने लॉन्च किया, जो चीफ मिनिस्टर हैं, खाद्य साथी अमार राशन, हमारा राशन जो है वो मिलना चाहिए। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया ताकि राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सको जिनके पास नहीं है। और इवन ममता बनर्जी जी ने कहा है कि राशन शॉप्स जो हैं वो गलत काम ना करें, हम आपका पर क्वांटल कमीशन बढ़ा देते हैं। अगर आप पर क्वांटल अनाज बेचोगे, पहले आपको 75 रुपए मिलते थे, 75, अब आपको 150 रुपीज दे दिया करेंगे। लेकिन आप कोई भी करप्शन मत करो इसमें, हम आपको पैसे ज्यादा दे दिया करेंगे, आप उन तक अनाज जो है वो पहुंचाओ। तो इससे जो है मोटिवेट भी होंगे कुछ राशन वाले, नई राशन डीलर्स भी इसमें ऐड होंगे। और सरकार सब्सिडी दे रही है 1 लाख रुपए की, भाई आप व्हीकल परचेज करो, हम आपको पैसा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप राशन पहुंचाओ उन तक, ताकि यार कोई भूख से, मतलब ऐसा नहीं दिन जाना चाहिए कि कोई बंदा भूखा ही रह गया, और ये होना भी नहीं चाहिए कहीं पे भी। और आपको भी अगर कोई बंदा मिलता है यार उसको खाना ही नहीं मिला, तो उसको खाना दे दिया करो। आप खुद एक दिन ना खाओगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको खाना जरूर मिलना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल के बारे में याद रखना है। नेशनल पार्क यहाँ पे आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क मिल जाएगा, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको सिंगालीला नेशनल पार्क मिल जाएगा, सिंगालीला। यहीं पे आपको सुंदरवन मिल जाएगा, यहीं पे आपको बक्सा टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, बहुत फेमस। तो सुंदरवन तो नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, याद रख सकते हो आप। और गवर्नर यहाँ के हैं जगदीप धनखड़, और चीफ मिनिस्टर बता चुका हूँ ममता बनर्जी, तो सारी चीजें कवर कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 2031 का आईसीसी मेंस जो मेन इवेंट होता है हमारा 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो होगा, वो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया होस्ट करेगा? देखो आपको पता है कि यार 2031 का इंडिया होस्ट कर रहा है, कौन सी कंट्री के साथ कर रहा है, क्योंकि अकेला इंडिया नहीं कर रहा। तो इसमें साथ में कौन आएगा? बांग्लादेश। तो आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो है वो 14 होस्ट कंट्रीज जो है वो अनाउंस की हैं, जो अलग अलग इवेंट्स 2024 से लेके 31 के बीच में होस्ट करेंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया 3 इवेंट्स को होस्ट कर रहा है। देखो पहले आपको बता देता हूं कि इंडिया कौन कौन से इवेंट्स को होस्ट कर रहा है। एक तो इंडिया 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2029 की चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करेगा। एक इंडिया 2020 वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। अभी 2020 का भी, मतलब 2021 का भी कर रहे थे, लेकिन 2021 में प्रॉब्लम ये आ गई, 2020 वाला ही था ये, कि वर्ल्ड कप जो है वो 2020 वाला इंडिया में नहीं हो पाया कोविड के कारण, तो आपको शिफ्ट करना पड़ा यूएई और ओमान के अंदर। तो अब 2026 का जो 2020 वर्ल्ड कप होगा वो श्रीलंका में होगा और इंडिया में होगा। और 2031 का मैं बता चुका हूं मेन वर्ल्ड कप इंडिया और बांग्लादेश में होगा। तो ये तो हो गए इंडिया के। अब आप इसको देखो, लिस्ट बना लो। एक कैसे लिस्ट बनाओगे? एक तो लिख लो ओडीआई वर्ल्ड कप, एक लिख लो T20 वर्ल्ड कप, एक लिख लो आप हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये 3 आपने एक ऐसे टेबल बना लेना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है ओडीआई वर्ल्ड कप, तो आपको पता है 4 साल के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप सीधा लिखो कि ओडीआई जो है वो अभी 2019 में हो चुका है, तो अभी 2023 में आएगा, फिर 2027 में आएगा, फिर 2031 में आएगा। तो कौन होस्ट कर रहा है? 2031 तक हमारे पास कंट्रीज हैं। फिर ऐसे ही 2000 T20 अभी 2022 में होगा, फिर 2024 में, 26 में और 30 में, ये हो चुका है हमारे पास। ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी अगर आप देखोगे, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो 2025 में होगी, 2025 में। फिर 2000 आप कह सकते हो कि 29 में होगी, 4 साल के बाद आती है, 2029 में होगी। तो इस तरह से आप इसको 2 इवेंट्स को याद रख सकते हो।
तो मतलब इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है। तो आप देखो इसका टेबल आपने बना लेना है। तो आप देखो सबसे पहले वर्ल्ड कप का देख लो। वर्ल्ड कप जो है वो अभी आप देखो 2027 में कौन वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नामीबिया। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नामीबिया पहली बार कोई वर्ल्ड कप इवेंट होस्ट कर रहा है, पहली बार, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया पॉइंट। फिर 2031 का आपको पता ही लग गया वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया और बांग्लादेश। तो ये तो हो गया हमारे पास 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप। नेक्स्ट आप देखो T20 वर्ल्ड कप 2024 का कौन होस्ट कर रहा है? यूएसए और वेस्ट इंडीज। ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि यूएसए पहली बार कोई वर्ल्ड इवेंट जो है वो होस्ट कर रहा है, याद रहेगा आपको। फिर T20 वर्ल्ड कप होगा 2026 में, ये कौन होस्ट कर रहे हैं? इंडिया और श्रीलंका। फिर इसके बाद 2028 में होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फिर 2030 में होगा इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। तो मतलब ये सबसे ज्यादा है, 4 हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना मुश्किल होगा, लेकिन इंडिया वाला इसमें ज्यादा याद रखना है और यूएसए वाला याद रखना है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होगी, 2029 में होगी, 4 साल बाद ही होगी। एक पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, एक इंडिया। ये तो मेरे ख्याल से याद रह जाएगा कि पहले पाकिस्तान कर रहा है फिर इंडिया कर रहा है, तो याद रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा याद रखना है जो भी इवेंट मैंने बताए हैं। तो यूएस से याद रखना है पहली बार कोई इवेंट होस्ट कर रहा है, और इसी तरह से नामीबिया भी जो है पहली बार कोई वर्ल्ड कप का इवेंट जो है वो होस्ट कर रहा है। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। अगला आते हैं, फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो कहाँ पे खोल रहे हैं? तो इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मतलब आप इसको क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं लोगे। फर्स्ट फिशरी बिजनेस इंक्यूबेशन, यहाँ पे इंक्यूबेशन वर्ड आ जाए इसका मतलब स्टार्टअप्स की बात हो रही है। तो फिशरी सेक्टर की और ज्यादा ग्रोथ हो सके तो उसके लिए स्टार्टअप्स जो है वो फिशरी सेक्टर में खुलने चाहिए, लेकिन यार उनको सपोर्ट भी तो करेगा, तो ये बिजनेस सेंटर उसको सपोर्ट करेगा। कहां पे खोला जा रहा है? गुरुग्राम के अंदर खोला जा रहा है। मतलब कौन सी स्टेट में? हरियाणा में खोला जा रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो ये बिजनेस सेंटर जो है वो यहां पे खोला जा रहा है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, और इसको खोल रहा है एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो ये जो है वो इसको खोल रहे हैं, तो इसका मतलब याद रहना चाहिए आपको। और कौन है? परषोत्तम रूपाला जी, जिसने इसका उद्घाटन किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस सेंटर का उद्घाटन किया गया, एनसीडीसी इसको खोल रहा है, और इसकी कॉस्ट जो है वो 3.23 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। और इसका मेन फंक्शन यही होगा कि जो स्टार्टअप्स इसके अंदर खुलेंगे उनको हम जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें, उनके आइडियाज को बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर सकें, उनको पैसा दे सकें अगर किसी तरह की जरूरत है, ताकि वो एक बड़े बिजनेसमैन जो है वो बन सकें। तो इसलिए इसको खोला जा रहा है। और इंडिया 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है, 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन है और चाइना के बाद। और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी आपको पता है, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, परषोत्तम रूपाला जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी गुजरात है, राज्यसभा के मेंबर हैं वो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, कौन सा बैंक जो है मोबाइल एप्लीकेशन दुकानदारों के लिए लॉन्च कर रहे हैं, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन के लिए, मर्चेंट सोल्यूशन के नाम से? और ये बैंक हमारे पास है इंडसइंड बैंक। याद रखोगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा कि इस एप्लीकेशन को यूज करके जो भी ये दुकानदार होंगे, बिजनेसमैन होंगे, ये जो भी इनसे चीज खरीद रहा है तो उनसे पैसे ले सकते हैं। अगर होम डिलीवरी भी किसी को देनी है तो उनके भी पैसे आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन आपको पैसे ट्रांसफर कर देगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन में आपको पता लग जाएगा कि आ गए हैं नहीं। तो इसका मतलब कोई भी फिजिकली आपकी इंटरेक्शन नहीं हुई किसी के साथ, किसी से मिले नहीं है, फिर भी आप पैसे जो है वो अपने पास ले सकते हो। तो इंडसइंड बैंक की तरफ से ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है मर्चेंट सोल्यूशन। तो आपको इसमें सारी चीजें पता लग जाएंगी कि कितने पैसे आ चुके हैं, नहीं आए हैं। तो आप देख सकते हो कि आपके पास कितने पैसे आए हैं, क्या ट्रांजैक्शंस हैं, कलेक्ट कितने किए हैं, वापिस कितने भेजे हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता लग जाएंगी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आप अलग अलग तरह से पेमेंट कर भी सकते हो, अलग अलग तरह से पेमेंट को रिसीव भी कर सकते हो। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे एक लक्ष्य आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है वो याद रखनी है जितनी भी मैंने बताई हैं। और इंडसइंड बैंक के बारे में याद रखो, इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, और एमडी और सीईओ सुमंत कथपालिया जी हैं, सुमंत कथपालिया जी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर। आपको अमीर महसूस करवा देंगे, बनाएंगे नहीं, महसूस करवा देंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, गवर्नमेंट ने टेन्योर बढ़ा दिया है डायरेक्टर्स का, एक तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टर्स के जो डायरेक्टर्स होंगे इनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। इनिशियली इनका टाइम पीरियड कितना होता था? 2 साल का, 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकता था, एक्सटेंड कर सकते थे, सर्कमस्टांसिस थे तो हो सकता था, लेकिन अदरवाइज इसमें लिखा हुआ था कि टाइम पीरियड नहीं बढ़ाएंगे। अब 2 साल के बाद जब इनका टाइम पीरियड हो जाएगा 3 साल और बढ़ा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? 5 साल मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम पीरियड हो सकता है। अगर आपको एग्जामिनर पूछे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है तो 5 साल लगा देना है। अगर उन्होंने पूछा कि 2 साल के बाद कितना हो सकता है तो 3 साल और हो सकता है। तो ये आपने याद रख लेना है। तो जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने 2 ऑर्डिनेंस इशू कर दिए हैं।
तो 2 ऑर्डिनेंस अगर इशू कर दिए हैं तो इसका ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश, तो अध्यादेश इशू कर दिए हैं और टाइम पीरियड जो है वो 5 साल का होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू जी की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया और मैक्सिमम टाइम पीरियड 5 साल का हो सकता है और दोनों ऑर्डिनेंस अभी के अभी स्टार्ट हो चुके हैं और 3 साल जो है वो लगातार और अपॉइंट कर सकते हैं अगर इनका 2 साल का जो पहले टाइम पीरियड था वो फिक्स हो जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि 5 साल कर दिया है 2 साल से, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी 5 साल के बाद, कोई एक्सटेंशन नहीं है इसके अंदर। और अभी के अभी ऑर्डिनेंस स्टार्ट हो गए, लेकिन आपने दोनों डिपार्टमेंट्स के हेड याद रख लेने। सीबीआई के तो अभी अपॉइंट किए गए इसी साल। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल, याद रख सकते हो, सुबोध कुमार जायसवाल आईपीएस ऑफिसर, इनको सीबीआई के डायरेक्टर बनाया गया। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के 2021 में रिटायर होना था इन्होंने, तो इनका टाइम पीरियड बढ़ाया जाएगा। संजय कुमार मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा, याद रख सकते हो, मिश्रा जी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक जो है वो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ टाई अप कर रहा है ताकि फुटबॉल को इंडिया के अंदर प्रमोट किया जा सके। देखो एक बहुत ही अलग सा इनिशिएटिव है इस बैंक का और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है जो एसबीआई ने ऐसा किया है। तो आंसर तो यहाँ से क्लियर हो गया, बी होगा। तो इन्होंने जमशेदपुर के साथ टाई अप किया, जमशेदपुर फुटबॉल क्लब, जो कि किसका है? टाटा स्टील्स का ही है। टाटा स्टील का जमशेदपुर फुटबॉल क्लब है। तो ये फुटबॉल को प्रमोट करेंगे इंडिया के अंदर। और एसबीआई का लोगो भी आपको दिखेगा जर्सी के ऊपर, जो प्लेयर्स यहाँ पे खेलेंगे तो जर्सी के ऊपर आपको एसबीआई का लोगो भी दिखेगा। तो प्रिंसिपल स्पॉन्सर जो है वो एसबीआई रहेगा अब इस फुटबॉल क्लब का। और जो इसके प्लेयर्स होंगे तो यहाँ पे एसबीआई का लोगो दिखेगा। और फुटबॉल अकेडमी जो है वो टाटा स्टील ओन करता है, ये आपने याद रखना है। 30 साल हो गए हैं इसको। और टाटा स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल सिटी जो है वो जमशेदपुर बना था और टाटा स्टील्स ने वो बनाया था। और टाटा स्टील के जो सीईओ हैं वो टीवी नरेंद्रन हैं, टीवी नरेंद्रन। और इसको 1907 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? मुंबई के अंदर। अगला आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक राज्य सैनिक बोर्ड की स्थापना की है, कौन से एरिया के लिए? आंसर क्या होगा इसका? लद्दाख होगा। लद्दाख के लिए स्थापना की गई है और ये इसलिए होता है ताकि जो एक्स सर्विसमैन है उनको सुविधाएं दी जा सकें। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये अप्रूवल तो मिल गया राज्य सैनिक बोर्ड का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से लद्दाख के लिए। तो ये 60,000 जो एक्स सर्विसमैन है, वॉर विडोज हैं, मतलब आप कह सकते हो कि उनके पति की डेथ हो चुकी है लेकिन वॉर के अंदर, तो वो हैं महिलाएं, विडोज हैं, नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं, सर्विंग पर्सोनल हैं, अभी काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग देयर डिपेंडेंट्स, चाहे उनके रिश्तेदार हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं या उनके घर वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उन सबको किस तरह से आपको जो है वो सर्विसेज देनी है, वो सारा कौन ध्यान में रखेगा? ये राज्य सैनिक बोर्ड जो है वो ध्यान रखेगा। और ये किसके लिए बनाया गया है? ये बनाया गया खास करके लेह और कारगिल के एरिया में, जहां पे बहुत से लोग जो हैं वो इसमें काम करते हैं। इसलिए आप देख सकते हो 60,000 लोगों को इसमें बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और सब तरह की सर्विसेज जो मिलती हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड से जो है वो ये दी जाएंगी। और आपने याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अमित शाह जी के अंदर आती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? गांधीनगर, जो कि पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और पहला क्या है कि एक को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया गया यूक्रो कैपिटल के साथ। कौन से बैंक ने साइन किया ताकि एमएसएमईज को लोन दे सकें? तो सबसे पहले आपने याद रखना है को लेंडिंग एग्रीमेंट एक बैंक और एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बीच में जब भी होगा, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन, बैंक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80% पैसा दे सकता है, एनबीएफसी मिनिमम टू मिनिमम 20% तो देंगी। तो मतलब ये लोन दिया जाएगा एमएसएमईज को। और इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 500 करोड़ रुपया हम मार्च 2022 तक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को दे देंगे, लघु उद्योग को दे देंगे 2022 तक। और ये फिर से यहाँ पे नाम किसका लूंगा मैं? एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ताकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिनको लोन नहीं मिला है या अनसर्व्ड रह गए हैं या अंडर सर्व्ड हैं, तो उनको लोन जो है वो मिल जाएगा। और एसबीआई के बारे में आपको पता है, दिनेश कुमार खरा जी जो है वो हेड हैं। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इसका मोटो है। हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। पहला है 4th एडिशन लॉन्च किया गया डब्ल्यूएचओ की तरफ से, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन प्रेवेलेंस ऑफ टबैको यूज 2000 से लेकर 2025 के बीच में। वैसे इस रिपोर्ट के अंदर 2015 से लेकर 2030 का डाटा बताया गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर अब तक का जिक्र जो है वो जरूर किया हुआ है। तो टबैको यूजेस जो है वो कम हो गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर। पहले 1.32 बिलियन 1.32 बिलियन लोग टबैको कंज्यूम करते थे, अब 1.30 हो गए। तो टबैको के यूजेस वाले डिक्रीज हो गए, मेल और फीमेल बोथ बात कर रहा हूं मैं। और इन्होंने कहा कि आगे भी कम होगा, 1.27 बिलियन हो जाएंगे टबैको यूजेस, जो लोग टबैको को यूज करेंगे। और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है टबैको का। और आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छी क्वालिटी का टबैको जो है वो यूज होता है, जो कि खास करके मेडिसिन पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। और इवन आप कह सकते हो कि डेथ कॉजेज में भी लाइक मेजर कॉज है टबैको का यूजेस, ये भी याद रख सकते हो।
सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो के राजा रमन जी हैं, उन्होंने एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पोर्टल जो है वो टेलीकॉम्स के लिए लॉन्च किया है। और बहुत ही मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने इसको याद ही रखना है, सिर्फ पढ़ लें। ये प्रोक्योरमेंट पोर्टल में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वेंडर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं टेलीकॉम सेक्टर से, वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, अपनी शिकायत का स्टेटस जान सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। बहुत ही सिंपल सा है और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आता है। और यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर है वो अश्विनी वैष्णव है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? ओडिशा। नेक्स्ट, नागालैंड इलेक्शन डिपार्टमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ, ताकि इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो लोगों को घर तक पहुंचाए जा सकें। मतलब उनको पोस्ट करेगा वो, और नागालैंड इलेक्शन कमीशन ने ये किया है। और घर तक उनको आइडेंटिटी कार्ड जो है वो पहुंचाए जाएंगे पोस्ट के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। और आप कह सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि कोविड-19 के कारण उनको घर तक पहुंचाना चाहिए। और नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर है वो निफ्यू रियो हैं, निफ्यू रियो। और इनके गवर्नर जगदीश मुखी हैं। पहले RN रवि होते थे, लेकिन अब जो हैं वो जगदीश मुखी हैं जो एडिशनल चार्ज ले रहे हैं, अदरवाइज वो असम के गवर्नर हैं। RN रवि अभी तमिलनाडु में हैं। नेक्स्ट, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक स्पेन की कंपनी है नवारा, उसके साथ टाई अप किया है ट्रेड प्रमोशन के लिए। दोनों कंट्रीज में ट्रेड बढ़ सके, इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, उसके लिए टाई अप किया। सिर्फ इस लाइन को पढ़ लें, अदरवाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए इंडिया में एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। इसका सिर्फ यही काम है कि ट्रेड को प्रमोट करना है। इसके फाउंडर चेयरमैन कौन है? मोहित सिंगला। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और एल्सेवियर ने एक लॉन्च किया है, एक मैगजीन कह सकते हो, एक बुक कह सकते हो, एक जर्नल कह सकते हो, सोलर कंपस के नाम से या सोलर कंपास के नाम से। COP26 के अंदर आपको पता है कहां पे हुई है COP26? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुई है। वहां पे एक मैनुअल लॉन्च किया गया जिसका नाम है सोलर कंपस, और इसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से क्लीन एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज रखनी चाहिए। सक्सेसफुल केस स्टडीज बताई गई हैं कि अगर इसको इस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं तो इसको इस तरह से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल स्टूडेंट डे 17 नवंबर को मनाया गया। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे यही जागरूक करता है कि एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी सारे बच्चों को मिलनी चाहिए। इसीलिए इंडिया में आर्टिकल 21A के अंदर लिखा हुआ है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन लिखा हुआ है उसके अंदर। 2002 में 86th अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था। और इस डे को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1939 में नाजी अटैक, जो जर्मनी ने अटैक किया था यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग के ऊपर वर्ल्ड वॉर सेकंड में, तो उसकी एनिवर्सरी को ये कमेमोरेट करता है। और नॉन पॉलिटिकल सेलिब्रेशन को ये प्रमोट करता है कि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और एजुकेशन का जो राइट है वो सब बच्चों को मिलना चाहिए। तो 17 नवंबर 2021 का हमारे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी ट्रांसफर थ्रू इमीडिएट पेमेंट सर्विस। मैं बता चुका हूं कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप पूरे इंडिया में जो है वो एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करना है आपने, चाहे वो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू करना है, बैंक ब्रांच में जाके करना है, ATM से करना है, SMS से भी कर सकते हो, और भी बहुत सी सुविधाएं हैं। तो डोमेस्टिक पैसे को ट्रांसफर करना है इंडिया में तो आप इसका यूज कर सकते हो। 24/7 ये सिस्टम है। और पहले इसमें लिमिट होती थी 2 लाख मैक्सिमम, लेकिन अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 5 लाख। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? 5 लाख होना चाहिए। तो 5 लाख जो है इसका आंसर होगा। रिसेंटली बढ़ाया गया इसको, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी नोडल एजेंसी है, मेन एजेंसी है जो लाइसेंस देती है ई कॉमर्स कंपनीज को, चाहे वो फॉरेन की कंपनीज इंडिया में खुल रही है, चाहे इंडिया की कंपनीज है, उनको लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है? साथ में आंसर भी बताना है और साथ में मुझे एब्रीविएशन भी बतानी है कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। मुझे 700+ लाइक्स चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें। और अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि अगर इसी तरह से वीडियोस को देखते रहोगे तो हम आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट कर देंगे, लेकिन इसी तरह से सपोर्ट करते रहना है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा खुश रहेंगे, इसी तरह से हंसते रहेंगे, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।